हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल, या हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। जैसा कि हम जानते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम रिजिड रोटेटर के रूप में देखते हैं, लेकिन यह विशिष्ट परिस्थितियों में वाइब्रेशन भी शो कर सकता है। इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए जो अणु के दोनों परमाणु जो है वो दृढ़ता से बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि वे ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिसका परिवर्तन उनके बीच की दूरी के साथ होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अणु के दोनों परमाणु होते हैं उनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, अर्थात प्रत्यास्थ होता है। जिससे क्या होता है, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। अतः जो वाइब्रेशन करने वाला डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसको हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की जो गति होती है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मानी जा सकती है, जिसमें कि हुक्स लॉ के अनुसार जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, यानी कि F बराबर माइनस के डेल्टा x। जहाँ पर समानुपाती के निशान को हटाया तो यह समानुपातिक स्थिरांक आ गया k। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक। ठीक है, अब इस समीकरण 36 में जो नेगेटिव चिन्ह है वो क्या शो करता है कि जो आपके प्रत्यानयन बल है, रेस्टोरिंग फोर्स है, उसकी दिशा डिस्प्लेसमेंट के विपरीत है। अर्थात डेल्टा x जो है वो बंध लंबाई में विस्थापन है, स्थिरांक k जो है वो स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग की कठोरता का मापन करता है। ठीक है, अब एक कंपन करते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल के दो परमाणु A और B का मास हम M1 और M2 मानते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को व्यक्त करने वाली एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। यदि दोनों परमाणु A और B किसी साम्यावस्था बिंदु के प्रति सरलावर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इनकी आवृत्ति को हम निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में k बाय म्यू, जहाँ पर म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और k जो है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। रिड्यूस्ड मास को कैसे शो करेंगे, म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू को तरंग संख्या यानी कि वेव नंबर न्यू बार में बदलने के लिए हम समीकरण 37 में दोनों तरफ प्रकाश के वेग c का भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि न्यू अपॉन सी बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट में k बाई म्यू, या हम कह सकते हैं न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट में k बाई म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट है वो SI यूनिट है, न्यूटन पर मीटर, एंड CGS में इसकी यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम शो कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के पदों में। वो क्या होगी, Vx इक्वल टू 1/2 के डेल्टा x स्क्वायर, या हम बोलेंगे 1/2 kx स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए श्रोडिंजर समीकरण को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, ब्रैकेट में EV माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट साई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके हाफ के एक्स स्क्वायर जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस समीकरण को जब सॉल्व किया जाता है तो क्वांटीकृत तनन स्थितिज ऊर्जा का मान क्या मिलेगा, EV बराबर V प्लस हाफ h न्यू, जहाँ पर V क्या है, V है आपके वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और इसका मान जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर न्यू है वो है आपके वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जिसे हम ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, और इसका मान समीकरण 37 के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि जो है आपके न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में k बाई म्यू। ठीक है,
अब देखो समीकरण 40 से क्या स्पष्ट हुआ कि ऑसिलेटर की अपनी न्यूनतम जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर v बराबर क्या होगा 0 हो। तो इसके लिए एनर्जी का मान क्या आएगा E0 बराबर 1/2 h/न्यू आएगा। ठीक है, यानी कि ऑसिलेटर जो है वो अपने लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, उसकी ऊर्जा का मान 0 नहीं होगा और कुछ जो इसकी ऊर्जा होगी उसका मान है 1/2 h/न्यू, जिसे हम बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अणु में परमाणु कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट में नहीं होते हैं और ये बिल्कुल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एग्रीमेंट है, यानी कि उसके जैसा है, उसको अग्री करता है। ठीक है, अगर परमाणु कभी जो है परम स्थिर हो तो अगर अपन ऐसा मान ले तो स्थिति में अनिश्चितता क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अतः इसको बताने के लिए अणु के परमाणु की स्थिति में थोड़ी तो अनिश्चितता होगी, यानी कि परमाणु में थोड़ी कंपन ऊर्जा अवश्य होगी और मिनिमम जो वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी बोल रहे हैं उसका मान क्या है? 1/2 h/न्यू, जो कि लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जिसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान क्या है? 0 है, उसके लिए ये वाइब्रेशनल एनर्जी है 1/2 h/न्यू। अब है आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी लेवल्स। तो दो पास जो ऊर्जा स्तरों के लिए क्वांटम संख्या v और v+1 हो तो उनकी ऊर्जा में अंतर डेल्टा EV का मान क्या हो जाएगा? डेल्टा EV बराबर v+1 ब्रैकेट बंद प्लस हाफ h/न्यू माइनस v+½ h/न्यू, यानी कि डेल्टा EV क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व किया तो h/न्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसे हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं के लिए जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो इक्वली स्पेस्ड है, या हम बोलेंगे कि वो बिल्कुल एक जैसी दूरी या समान दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात दो पास के ऊर्जा स्तरों में कंपन ऊर्जा अंतर भी समान होता है और उसका मान कितना है? h/न्यू। ठीक है, जैसे v बराबर 0 यानी कि पहले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए ऊर्जा का मान है 1/2 h/न्यू, तो दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जिसके लिए v बराबर 1 है का मान कितना होगा? ½ h/न्यू प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 3/2 h/न्यू। ऐसे ही इसमें +1 करेंगे तो जो है तीसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जिसके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान 2 है के लिए एनर्जी का मान आ जाएगा 5/2 h/न्यू। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें h/न्यू ऐड करते चले जाएंगे, यानी कि सारे के सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड है। दो पास स्थित जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है? h/न्यू का। ओके, अब है आपके सिलेक्शन रूल। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हम बोले कि हार्मोनिक्स एप्रोक्सीमेशन में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊर्जा स्तरों के लिए विभिन्न वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में या एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्तर से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा? डेल्टा V = ±1, यानी कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल क्या फॉलो होता है? डेल्टा V बराबर ±1। ठीक है, यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपके डेल्टा V बराबर होगा +1 और अगर आपके इमिशन हो रहा है तो डेल्टा V बराबर -1 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा V बराबर +1। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि प्रत्येक वाइब्रेशन के लिए केवल एक ही बैंड मिलेगा जिसे हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। अब है आपके प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो दो पास के जो ऊर्जा स्तरों में जिनकी क्वांटम संख्या का मान v और v+1 है तो उनकी ऊर्जा का अंतर किसके बराबर होगा? h/न्यू के बराबर होगा। यानी कि हम बोलेंगे कि एनर्जी लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि पास स्थित ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो h/न्यू के बराबर होता है। यानी कि हम बोलेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए
वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन प्राप्त होगी जिसे हम बोलेंगे फंडामेंटल लाइन या फंडामेंटल बैंड। तो अधिकांश जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड क्षेत्र में प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आणविक घूर्णनों में जो निहित उत्तेजन ऊर्जाओं के मान होते हैं वो कंपन उत्तेजन ऊर्जाओं की तुलना में अत्यंत कम होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी तुलना में उसके वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को रोटेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, जबकि उसको वाइब्रेट करवाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे हम HCl अणु को वाइब्रेट करवाना चाह रहे हैं तो जो एनर्जी चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, उसका मान लगभग है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का, जबकि अगर उसको रोटेट करवाना है तो उसके लिए एनर्जी कम चाहिए, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि आपको चाहिए एनर्जी की। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध जो आपके प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है वो केवल द्रवों से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि द्रवों में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं, या हम बोले कि अणुओं के बीच में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें रोटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो यानी कि हम बोले कि जो लिक्विड है उनमें आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलता है, तो आपके लिक्विड क्या देंगे? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। और इसके अतिरिक्त आपके जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिनमें कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है, वो भी IR स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति इनएक्टिव होते हैं, जबकि जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जिनमें कि डायपोल मोमेंट आपके 0 नहीं होता है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, IR एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब है आपके किसी भी बंध के बल नियतांक को ज्ञात करना, फोर्स कांस्टेंट को ज्ञात करना। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में फोर्स कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कम आयामों के लिए अणु के जो आपके कंपन है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मान सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जिस प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं वैसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनों की जो आवृत्ति है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? न्यू बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में k बाई म्यू, या न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट में k बाय म्यू। यानी कि k बराबर क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर न्यू बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू, जहाँ पर c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, k है आपके फोर्स कांस्टेंट, म्यू है रिड्यूस्ड मास, और म्यू को कैसे लिख सकते हैं? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पर m1 और m2 जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो दोनों परमाणु है उनके मास है। ठीक है, अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम न्यू बार को ज्ञात कर लेते हैं और फिर उस बंध के लिए k का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब आपके है बल नियतांक व बंध ऊर्जा में क्या संबंध है, जो कि मैं चर्चा कर रही हूँ कि बल नियतांक और बंध ऊर्जा में संबंध है कि जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ अपन चलते हैं तो देखते हैं कि k का मान बढ़ता चला जाता है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ता है बॉन्ड एनर्जी के मान भी बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। ओके, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड के लिए k का मान है 4.5 × 10⁵, जबकि डबल बॉन्ड के लिए इसका मान है 10 × 10⁵, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसका मान है 16 × 10⁵। यानी कि सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलने पर k का मान बढ़ रहा है। तो इधर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी के मान भी 335, 627 और 827, यानी कि आपके k का मान जो है वो बंध का आपेक्षिक सामर्थ्य भी बतलाता है। ओके,
अर्थात फोर्स कांस्टेंट बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ठीक है।